हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ में। तो ये जो हमारा घटना चक्र का जीएस पॉइंटर है, ये सामान्य अध्ययन का बुक है और यह वन लाइनर है जो आपके बिहार दरोगा के एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करने वाला है, क्योंकि ये वन लाइनर है और सारा ये क्वेश्चन इसमें प्रीवियस ईयर दिया हुआ है। तो ये रिवीजन के व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट बुक है। तो इसे आप लोग एक बार कवर करके ज़रूर एग्ज़ाम देने जाएँ, क्योंकि अब टाइम नहीं है कि आप लोग बुक में कहीं से पढ़ाई करें। तो बस अब रिवीजन करने का टाइम है। ये 20 दिन जो बचा हुआ है, बस आप लोग रिवीजन ही करें। तो हम चाहते हैं कि आप लोग इसके माध्यम से रिवीजन करें। तो जिन लोगों के पास ये बुक है वो बुक के माध्यम से पढ़ाई कर रहे होंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिनके पास ये बुक नहीं है वो वीडियो के माध्यम से इसे एक बार देख के ज़रूर जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। और आप लोग अपना व्यू हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अगर एक दो वर्ड हमारा कोई त्रुटि हो जाता है तो उसके लिए प्लीज़ हम आप लोगों से हाथ जोड़ के माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि जब कंटिन्यू हम 2 घंटा वीडियो बनाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि एक दो वर्ड हमसे मिस्टेक हो ही जाएगा, और हम उसके लिए फिर भी कोशिश करेंगे कि कोई मिस्टेक इस बार ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला टॉपिक है जीव विज्ञान की उपशाखाएँ। तो जंतु विज्ञान अध्ययन करता है जीवित व मृत जानवरों का। फिर है सुमेलन है पक्षी के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। वंशागति के अध्ययन को जेनेटिक्स कहते हैं। पर्यावरण के अध्ययन को इकोलॉजी कहते हैं। और जीवाश्म के अध्ययन को पैलियोबायोलॉजी कहते हैं। और फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं एंटोमोलॉजी। विश्व को जनसंख्या एवं मानव जाति समुदाय में महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित जानकीय है। विभिन्न संस्कृति के वैज्ञानिक विवरण की तुलनात्मक अध्ययन को कहते हैं एथनोलॉजी। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को, इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। पैलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं पादप जीवाश्म का। रेशम कीट का पालन सेरीकल्चर कहलाता है। अध्ययन को क्या कहते हैं? इथेनोलॉजी। विभिन्न सांस्कृतिक के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को इथेनोलॉजी कहते हैं। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन को बायोनिक्स कहते हैं। उसके बाद है जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को कहते हैं बायोनिक्स। उसके बाद है पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो पैलियो वनस्पति के अध्ययन किया जाता है फॉसिल्स प्लांट यानी पादप जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है पैलियो वनस्पति के अंदर। अगला है कि रेशम कीट पालन को कहते हैं। तो रेशम कीट पालन के अध्ययन को सेरीकल्चर कहते हैं। और मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। तो रेशम कीट सेरीकल्चर, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। उसके बाद है फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर कहलाता है। फसलों की खेती एग्रोनॉमी, सब्जियों का अध्ययन ओलेरीकल्चर, फलों की खेती पोमोलॉजी कहलाता है। और मछलियों का पालन पीसीकल्चर होता है। और बागवानी, चाहे वो फूल का हो, सब्जी का हो, फल का हो या किसी चीज़ का कृषि हो, उसे हार्टिकल्चर कहते हैं। तो बागवानी से संबंधित हार्टिकल्चर हो गया। अब है सब्जियों के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधे के अध्ययन को ओलेरीकल्चर कहते हैं। अब है सही सुमेलित है लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन संयोजन। फिलोलॉजी, भाषा की संरचना एवं विकास तथा इतिहास के अध्ययन को कहते हैं फिलोलॉजी। आइकोनोग्राफी, प्रतिमाओं या चित्रकला के अध्ययन को क्या कहते हैं? आइकोनोग्राफी। उसके बाद है विटीकल्चर द्वारा उत्पादित होता है अंगूर। कीट संवर्धन, कीटों की वृद्धि करने के विज्ञान को कीट संवर्धन कहते हैं। और वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है अर्थवर्म। ठीक है, अर्थवर्म कहें तो केचुआ। जेरेंटोलॉजी संबंधित है वृद्धों के अध्ययन से। जेरेंटोलॉजी अध्ययन है वृद्धों के अध्ययन से। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विधा को कहते हैं जेरेंटोलॉजी। जेनेटिक्स के अध्ययन को आनुवंशिकता और विचरण का। जेनेटिक्स अध्ययन किसका है? आनुवंशिकता और विचरण का। पैडोलॉजी संबंधित है मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन से। मिट्टी के वैज्ञानिक अध्ययन को पैडोलॉजी कहते हैं। अस्थियों का अध्ययन
ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। अस्थियों का अध्ययन ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत आता है। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना कहलाता है सर्पेटोलॉजी। साइकोलॉजी, जिसे मनोविज्ञान कहते हैं, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी और बैक्टीरियोलॉजी से बेमेल है, तो साइकोलॉजी जो है वो अलग है। उसके बाद है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स जो होता है मृदा विहीन पादप का संवर्धन, जो बिना मिट्टी के पादप उगते हैं उसको हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं। अब है जैव विकास। इसमें जैव विकास से संबंधित क्वेश्चन है। अब है मीथेन, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित होता है ऑक्सीजन। जो मीथेन है, अमोनिया, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में से प्राचीन आदिम पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थित ऑक्सीजन होता है। अब है वर्तमान प्रमाण के अनुसार पृथ्वी पर जीव का उद्गम हुआ लगभग 2 अरब वर्ष पूर्व। कब हुआ था जीव का उद्भव? 2 अरब वर्ष पूर्व। उसके बाद है नील हरित शैवाल, कवक, अमीबा, युग्लिना में से पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव कौन है? नील हरित शैवाल जो है सबसे पुराना जीव है। डार्विन द्वारा प्रस्तुत प्राकृतिक वर्णवाद आधारित है ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएशंस तथा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट पर। डार्विन द्वारा जो प्राकृतिक वर्णवाद का आधारित है वो किस पर? ओवर प्रोडक्शन, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस एंड वेरिएंसेस द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट फॉर पर संबंधित है। उसके बाद है विकासवाद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज डार्विन द्वारा लिखा गया है। जीव विकास को सर्वप्रथम समझा लैमार्क ने। जीव विकास इवोल्यूशन को सर्वप्रथम किसने समझा था? लैमार्क ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था हुगो डी ब्रीज ने। विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हुगो डी ब्रीज ने। अब सही सुमेलित है, तो विकास का सिद्धांत जो दिया था वो डार्विन। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना वीडल और टैटम का है। ओपेरॉन अवधारणा जैकब और मोनेड का है। अब है विकास का मुख्य कारक प्राकृतिक वरण है। विकास का मुख्य कारक क्या है? प्राकृतिक वरण। अगला है जैव विकास के संदर्भ में सांपों में अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है, तो अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होने को स्पष्ट किया जाता है अंगों का उपयोग तथा अनुपयोग किए जाने से। भारत की विशाल वन्य बिल्लियों में से वह जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हाल ही में विलुप्त हो गया, तो वो चीता है। अधिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नॉन मानुष है। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज कौन था? क्रो-मैग्नन मानुष था। आधुनिक यहाँ पे लिखा है, मिस्टेक से आधुनिक अधिक बोला गया। आधुनिक मनुष्य के हाल का पूर्वज क्रो-मैग्नॉन मानुष है। उसके बाद है शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में आता है। वह जो है एक आदि मानव जाति स्पीसीज है। कैसा है? आदि मानव है डेनिसोवन। अगला है कि आर्कियोप्टेरिक्स जुरेसिक युग का सर्वपुरातन पक्षी है। आर्कियोप्टेरिक्स योजक कड़ी है सरीसृप और पक्षी के बीच का। आर्कियोप्टेरिक्स किसके बीच का कड़ी है? सरीसृप और पक्षी के बीच का। मैमथ पूर्वज था हाथी का। मैमथ जो है पूर्वज किसका है? हाथी का है। डायनासोर जो है वो मोसोजोइक सरीसृप का है और डायनासोर रहे हैं मोसोजोइक युग में। जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है सैलोमैंडर, अजगर, फिर कंगारू। ये जो है जीवों के विकास के संदर्भ में सही अनुक्रम है। पहला सैलामेंडर, फिर अजरक, फिर कंगारू। उसके अब है वर्गीकी से संबंधित। वर्गीकी को पढ़ते हैं तो सबसे पहले जीव विज्ञानियों ने पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक कीटों की संख्या है। किसकी है? कीटों की है।
अगला दिया हुआ है कि कथन में है कि अमीबा विभंजन द्वारा जनन करता है। और आड़ में दिया हुआ है कि सभी एक कोशिकीय जीव अलैंगिक विधियों से जनन करते हैं। तो इसमें जो है ए आर दोनों सही है, ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। क्या है? आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। उसके बाद है गर्म रुधिर वाले जंतु वो होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को हमेशा एक समान बनाए रखते हैं, उसे गर्म रुधिर वाले जंतु कहते हैं। अब है सही कथन है, गोल कृमि में कोई परिचलन तंत्र नहीं होता है। अस्थियां मछलियों में बतासे आमतौर से विद्वान होता है तथा उपस्थिस्मम मछलियों में निषेचन आंतरिक होता है। स्टारफिश या स्टारफिश, शाफिश, पाइपफिश तथा गिटारफिश में से वह जो मछली नहीं है, तो स्टारफिश जो है वो मछली श्रेणी में नहीं आता है। रजत मीन, क्रेफिश, जेलीफिश तथा कैटफिश में से वह जो वास्तविक मीन यानी मछली है, वो कैटफिश जो है मछली है। मछली को ही मीन बोला जाता है। उसके बाद है स्टारफिश, जेलीफिश, हैंगफिश तथा समुद्री घोड़ा में से वह जो वास्तविक रूप से मछली है। तो समुद्री घोड़ा जो है एक मछली की प्रजाति है, यानी मछली है। उसके बाद है सबसे बड़ा स्तनपायी ब्लू व्हेल है। सबसे बड़ा स्तनपायी कौन है? व्हेल है। व्हेल प्राणी जो है वो स्तनपायी वर्ग का है। शार्क, स्केविड, ऑक्टोपस तथा व्हेल में स्तनपायी व्हेल है। फिनबैक व्हेल, व्हील व्हेल, स्पर्म व्हेल और हम्पबैक व्हेल प्रजाति में दांत वाली व्हेलों में विशालतम है स्पर्म व्हेल। कौन? स्पर्म व्हेल जो है दांत वाली व्हेल है। उसके बाद है एक्डीना, कंगारू, शेही व्हेल में से जो अंडे देता है और सीधे बच्चे नहीं देता है वो एक्डीना है। एक्डीना जो है वो सीधे बच्चे नहीं देता है, पहले अंडा देता है। उड़ने वाली स्तनपायी चमगादड़ है। उड़ने वाले जीवों में से वह जो पक्षी वर्ग में नहीं आता है वो चमगादड़ है। समुद्री गाय, समुद्री घोड़ा और समुद्री सिंह में से स्तनधारी है समुद्री गाय और समुद्री सिंह। समुद्री गाय और समुद्री सिंह जो है वो स्तनधारी है। समुद्री घोड़ा स्तनधारी नहीं है। अब है डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं। तो डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में। सील है एक स्तनपायी। सील क्या है? एक स्तनपायी है। पेंगुइन, व्हेल, ऑन्टर तथा कछुआ में से निरसंस प्राणी है। तो ऑन्टर या उदबिलाव जिसको बोलते हैं वो कैसी प्राणी है? निरसंस प्राणी है। ऑन्टर या उदबिलाव जो है वो निरसंस प्राणी है। एम्फीबिया बताता है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को एम्फीबिया कहते हैं। वह गुण जो मनुष्य के अन्य सभी वानर गुणों से पृथक करता है तो वो है जानने की इच्छा को प्रकट करना। गिबन, गोरिल्ला, लंगूर तथा ओरंग उटान में से कपी नहीं है। तो लंगूर जो है वो उटान में से कपी नहीं है। मानव सदृश लघुतम कपी है गिबन। गाय, बकरी, भेड़, हिरन कुल में से नील गाय जो है वो हिरन कुल से आता है। हिरन, गिद्ध, जेबरा और घोड़ा में से वह जो जंतु जिसमें खुर नहीं पाए जाते हैं, तो गिद्ध में खुर नहीं पाए जाते हैं। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस जो है एक मृदुक कवजी यानी मोलास्का है। ऑक्टोपस जो है एक मोलास्का श्रेणी का है जिसे मृदुक कवजी भी कहा जाता है। तो मृदुक कवजी या मोलास्का ऑक्टोपस है। सबसे बड़ा अकशेरुकी जो होता है वो कोलोशल स्केविड है। कोलोशल स्केविड सबसे बड़ा अकशेरुकी है। केकड़ा, बरूथी, बिच्छू तथा मकड़ी में से वह जीव जो अन्य तीन जीवों का वर्ग नहीं है। तो केकड़ा जो है वो अन्य तीनों जीवों का वर्ग नहीं है। व्हाइट लेग हर्ड एक किस्म है कुकुटों का। कुकुटों का व्हाइट लेग हर्ड एक किस्म है। टिक और माइट वास्तव में होते हैं मकड़ी वंशी के। जुगनू होता है एक कीट। खटमल, मकड़ी, घरेलू मक्खी तथा मच्छर में से वह जो कीट नहीं है, तो मकड़ी जो है वो एक कीट नहीं है। मकड़ी कीट से भिन्न होती है क्योंकि मकड़ी में पाई जाती है 8 टांगे। तिलचट्टा, तितली, मच्छर तथा मकड़ी में कीट नहीं है, तो मकड़ी कीट नहीं है क्योंकि उसमें 8 टांगे पाई जाती है। छिपकली, तिलचट्टा, घरेलू खटमल, मच्छर में से वह जीव जो सफ़ेद रक्त देता है, तो वो तिलचट्टा जो है उसका रक्त कैसा होता है? सफ़ेद होता है। सभी चींटियां काटती है तो वो
अंतक्षेपित करती है फॉर्मिक अम्ल। मकड़ियों द्वारा उत्पादित रेशम कहलाता है गास्मी रेशम। मकड़ियों द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है रेशम उसको क्या कहते हैं? गौशमी रेशम। अब है सही कथन है, तो सबसे पहले कथन देखना है। कथन क्या क्या है? फीता कृमि उभयलिंगी है। गोल कृमि के अलग अलग लिंग होते हैं। फलेरिया सूत्रकृमि से होता है। गिनी कृमि सूत्रकृमि है। ये चारों स्टेटमेंट क्या है? सही दिया हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कह रहा है कि सही कथन ये चारों हैं। उसके बाद है वह ग्रुप जिसके जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं। तो मच्छर, चमगादड़ और उल्लू जो है वो रात्रिचर होते हैं। मच्छर भी रात में दिखता है, चमगादड़ भी और उल्लू भी। मच्छरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखते हैं सबसे पहले, मच्छर केवल नर रक्त चूसते हैं, ये गलत है। मच्छर केवल मादा रक्त चूसती है, ये सही है। ये गलत है। मादा पौधे का रस चूसती है, ये भी गलत है। मादा की अपेक्षा नर के टैने बड़े होते हैं, ये भी गलत है। नर की अपेक्षा मादा के टैने बड़े होते हैं, तो ये भी सही है। तो केवल 2 और 5 ही इसमें सही है, बाकी सब गलत है। अब है मुलांक, ऊंट, जेब्रा तथा यूरोमैटिक्स में से वह प्राणी जो अपनी आँख में जल का संग्रह कर लेता है वो ऊंट है। ऊंट क्या करता है? अपनी आँख में जल का संग्रह कर लेता है। अब है जिराफ, ऊंट, कंगारू तथा कंगारू चूहा में से वह जो बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है वो कंगारू चूहा। चूहा को कभी आज तक पानी पीते हुए देखे हो आप लोग? कमेंट बॉक्स में बताना। उसके बाद कंगारू चूहा, जिराफ, गिलहरी तथा कौवा में से वह जो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। तो कंगारू और चूहा जो है वो ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। सर्पों के विषय ग्रंथियों की समांग है कशेरुकी प्राणी की लार ग्रंथियों के। सर्पों का जो विषय ग्रंथियां की समांग होती है वो कशेरुकी प्राणियों की लार ग्रंथियों की होती है। सांप के जहरीले विष दंत होते हैं जो रूपांतरित रूप में जाम्भिका या फिर जिसको कहते हैं मैक्सलरी दंत कहते हैं। जाम्भिका दंत या मैक्सलरी दंत कहते हैं। चट्टान पर उगने वाले पादप को शैलोविद कहते हैं। पैसन फ्लावर पादप घटपर्णी, रात की रानी तथा फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट में से कीट पहाड़ी पादप है। तो घटपर्णी जो है वो कीट पहाड़ी पादप है। घटपर्णी के स्तंभ, पत्ता, अनुपर्ण तथा पर्णवृत्त भागों में से वह जो घट में रूपांतरित होता है। तो पत्ता जो होता है वो घट में रूपांतरित होता है। अब है सुमेलित है। तो सुमेलित जो है वो कैसिन, दूध प्रोटीन से संबंधित है। एलोवेरा अमृत बीजी है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है। अमेरवेल का पौधा तना परजीवी है। चंदन जड़ परजीवी है। और आर्किड जो है अधिपादप यानी कि एपीफाइट है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। कैसिन दूध प्रोटीन है। एलोवेरा अमृत बीजी पौधा है। घटपर्णी कीटभक्षी पौधा है। अमरबेल तना परजीवी पौधा है। चंदन जड़ परजीवी है। और आर्किड जो है अधिपादप या एपीफाइट श्रेणी का है। अब है निफेंथियस खासियाना या घटपर्णी, उसी को बोलते हैं। घटपर्णी का ही दूसरा नाम है निफेंथियस खासियाना नामक दुर्लभ एक अपातीय पौधा पाया जाता है मेघालय में। घटपर्णी कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। पौधे का वह भाग जो सबसे पौधे का वह भाग जिससे हल्दी प्राप्त होता है। तो पौधे तना के से हल्दी प्राप्त होता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य लायक हिस्सा प्रकंद या राइजोम होता है। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह ड्रुप कहलाता है। ड्रुप। अब है यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को भिन्न कालपक्वता कहते हैं। आलू, शकरकंद, वांडा और जिमीकंद अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से रूपांतरित जड़ है शकरकंद। गन्ना, अदरक, आलू, शकरकंद में से जिसका संग्रह अंग तना नहीं है वो शकरकंद है। शकरकंद कैसा है? तना नहीं है, ये जड़ है। सलजम, अदरक, गाजर शकरकंद में से वह जो तना है। तो अदरक एक तना है। अदरक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोट और इंटरनोट दोनों होते हैं। सरसों, गेहूं, धान, मक्का में से वह फसल जिसकी रुपाई की जाती है वो धान है। धान की रुपाई की जाती है, बाकी सरसों, गेहूं और मक्का की बुआई की जाती है। सुमेलन है। तो सुमेलन में प्रकंद, अदरक प्रकंद है।
स्तंभ कंद आलू आता है, सलक कंद में लहसुन है और घन कंद में जिमी कंद सूरन है। तो प्रकंद अदरक प्राणी, अदरक में आता है, स्तंभ कंद आलू है, शलक कंद लहसुन और घन कंद जिमी कंद सूरन। आगे देखते हैं। गाजर, शकरकंद, नारियल तथा आलू में रूपांतरित स्तंभ आलू है। आलू एक कंद यानी ट्यूबर है। जैव उर्वरक प्रबाल मूल, लाइकेन और कवक मूल में से वह जो कवकों के उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्राकृत सहचार है वो कवक मूल यानी कि माइक्रोराइजा है। कवक मूल को इंग्लिश में ही माइक्रोराइजा कहते हैं। माइक्रोराइजा एक सहसहजीवी संबंध है कवक और पौधे के मध्य। फलीदार पादपों में जड़ों में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्त्रीकरण जीवाणु है सहजीवी। मटर का पौधा शाक है। तना काट आमतौर से प्रयोग किया जाता है गन्ना प्रवर्धन के लिए। तना काट किसके लिए प्रयोग किया जाता है? गन्ना प्रबंधन के लिए। जीरा, लौंग, काली मिर्च, हल्दी में से जो पुष्पकलिका से होता है वो लौंग जो है वो पुष्पकलिका से होता है। लौंग प्राप्त होता है शुष्क पुष्पकली से। अब है सुमेलित है। अदरक, राइजोम, केसर, पुष्प की वार्तिका या बतिकाग्र, अफीम, अधपका फल, डूडी जिसको बोलते हैं, और शन जो है वो तना है। केसर होता है सूखा मिश्रण। फूल के बीच बनाने वाले भागों को केसर कहते हैं। आप लोग फ्लावर जब देखते हो तो फ्लावर कोई कोई फ्लावर में डंटे ऐसे निकला होता है लंबा सा, तो उसी को बोलते हैं केसर। उसके बाद है सुमेलित है। तो अदरक प्रकंद है, प्याज मासल पर्ण है, आलू रूपांतरित तना है क्योंकि इसका डाल लगाया जाता है, वो इसका आलू रोया जाता है इसमें। उसके बाद है नारियल। नारियल कैसा है? भ्रूणकोश। नारियल भ्रूणकोश खाने योग्य भाग है। तना, बीज, जड़, फल में आलू का खाने योग्य भाग तना होता है। आलू का खाने योग्य भाग कौन सा है? तना है। आलू, मूली, भिंडी शकरकंद में से एक फल है, तो वो भिंडी क्या है? एक फल है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, मुझे याद है शायद बीपीएससी के ये बिहार एसआई के मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। भिंडी क्या है? फल है। उसके बाद है सेब, अंगूर, खजूर और आलू बुखरा में सच्चा फल नहीं है, तो सेब जो है वो सच्चा फल नहीं है। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। पादप कली है एक भ्रूणीय टहनी। कार्क प्राप्त होता है वैकर्स सुबर ओक नामक पेड़ से। कार्क प्राप्त किससे होता है? वैकर्स सुबर ओक नामक पेड़ से। वैकर्स सुगर का ही नाम ओक है दूसरा। लहसुन की अभिलाक्षणिक गंध का कारण सल्फर यौगिक है। लहसुन में सल्फर यौगिक होता है जिसके कारण वह गंध करता है। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं क्योंकि प्याज निष्कासित करता है सल्फेनिक अम्ल को। सल्फेनिक अम्ल के कारण आंख से आंसू आता है। जीवन चक्र की दृष्टि प्याज के काटने से जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण कैप्सेइसिन की उपस्थिति है। मिर्च का तीखा होने का कारण क्या है? कैप्सेइसिन की उपस्थिति। रेशम का कीड़ा या जिसको सिल्क वर्म कहते हैं अपने जीवन चक्र से जिस चरण में वाणिज्यिक तंतु या फाइबर कॉमर्स पैदा करते हैं उसको कोशित कहते हैं। प्यूमा क्या कहते हैं? प्यूपा या कोशित। रेशम कीट जिन पर पनपता है वो शहतूत की पत्तियां हैं। रेशम, शहद, लाख तथा मोती में से जो कीटों से प्राप्त होता है वो मोती है। मोती कीटों से प्राप्त किया जाता है। अब है थोड़ा सा बड़ा करते हैं। गन्ना, धृतकुमारी, कपास तथा महुआ में से वह जो औषधि फसल है, तो धृतकुमारी जो है एक औषधि का पौधा है। तुलसी के पौधे का औषधि महत्व फिनॉल एवं फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण इसे औषधि महत्व का इसका औषधि महत्व है। फिनॉल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण। कुनेन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वह प्राप्त होता है आवृतबीजी पादप से। मलेरिया रोग प्रभावी औषधि कुनेन का निष्कर्षण किया जाता है सिनकोना की साल से। मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक एक औषधि प्राप्त होती है बीजीय पादप से। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन का। अब है सही सुमेलित है। उत्पाद और स्रोत। अफीम फल है। हौ जड़ एवं राइजोम, रबर, तना, कुनेन छाल से। तो अफीम फल से प्राप्त किया जाता है।
ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया हुआ है, आगे आपको क्वेश्चन में मिल ही जाएगा, होगा ही कहीं ना कहीं। रबर तना है कुनैन छाल से प्राप्त किया जाता है। अब है सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम पौधे की प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया जाता है वह क्लोरोक्विन है। क्लोरोक्विन सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि को मलेरिया के उपचार के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जिस कृत्रिम औषधि ने इसे प्राकृतिक उत्पाद को प्रतिस्थापित किया वो कौन है? क्लोरोक्विन है। अब है कोरोना रोगियों के उपचार के लिए प्रयुक्त हाइड्रोक्लोरोक्विन एक कृत्रिम औषधि है। क्या है? कृत्रिम औषधि है। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसे डूबने से मृत्यु का पता लगाने में महत्व है वो है डाइटम। लाइकेन, प्रोटोजोआ, साइनोजीवाणु तथा डाइटम में से जीवों का वह समूह जिसका डूबने से हुई मृत्यु का पता लगाने में महत्व है वो डाइटम है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, सहतूत फल है शोरोसिस। सहतूत कैसा फल है? शोरोसिस फल है। सन, पटसन, जूट तथा कपास में से वह पौधे के तने का उत्पाद नहीं है, तो कपास जो है वो पौधे का तना नहीं है। लेंग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम मूल ग्रंथियों से। बौना गेहूँ, संकर मक्का, टिट्रिकेल तथा सोयाबीन में से जो मानव निर्मित धान्य या अनाज है तथा जो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है वो है टिट्रिकेल। टिट्रिकेल जो है वो प्राकृतिक में नहीं पाया जाता है। अब है कैनोला। कैनोला मानव उपभोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्म को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों का मुख्य विशेषता यह है कि इनके तेल इरुस्किक अम्ल की बहुत अल्प मात्रा होती है। कैनोला मानव उपयोग के लिए उगाई गई विशिष्ट प्रकार की तिलहन सरसों की किस्में को निर्दिष्ट करता है। इन किस्मों की मुख्य विशेषता है कि इनके तेल जो हैं वो इरुस्क अम्ल की बहुत अल्प मात्रा में होती है। सूक्ष्म जीवाणु बैक्टीरिया का देखा जा सकता है कंपाउंड खुर्दबीन द्वारा। उसके बाद है स्पॉन्जी टिश्यू यानी स्पॉन्जी उत्तक एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात कुप्रभावित हो रहा है वो है अल्फांसो। अल्फांसो जो आम की प्रजाति है वो कुप्रभावित हो रहा है। कथन दिया है कि कुछ जीवाणु अपना भोजन संश्लेषित कर सकते हैं और कारण दिया है कि इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ जो हरित लवक कहलाता है पाया जाता है। तो कुछ जीवाणु जो है वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आर जो है वो गलत है। इन जीवाणुओं में हरा पदार्थ को हरित लवक कहा जाता है, ये गलत स्टेटमेंट है, सिर्फ ए सही है। अगला देखते हैं, ये जीवित व मृत की सीमा रेखा पर होते हैं, ये वनस्पति व जानवर की सीमा रेखा पर होते हैं, ये फूल देने वाली व फूल न देने वाली वनस्पति की सीमा रेखा पर होते हैं। तो सूक्ष्म जीवाणु के बारे में उपयुक्त कथनों में से कौन सा सत्य है? तो यह जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, ये कोई भी कथन सही नहीं है। उसके बाद है कथन में दिया है कि मरुस्थलीय पौधे के जड़ तंत्र काफ़ी लंबे होते हैं, तो सही है, मरुस्थलीय पौधे का जड़ काफ़ी लंबा होता है। उसके बाद कारण दिया है कि मृदा का उच्च तापमान जड़ विकास को प्रोत्साहित करता है, तो आर जो है वो गलत है। क्या है? आर है गलत। मरुस्थलीय पौधे की जड़ें लंबी होती है क्योंकि जड़ें पानी की तलाश में लंबी हो जाती है, और मरुस्थलीय से जो होता है वो बालू वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो जड़ उसका जब नीचे जाता है तब वहाँ पे पानी का लेवल मिलता है, इसीलिए जड़ लंबे होती है। उसके बाद है मरुस्थल में फ्रीटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनमें लंबी यानी 20 से लेकर 30 फीट लंबी मुसला जड़ होती है। किसमें? मरुस्थलीय फ्रीटोफाइट्स कहते हैं उसको। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं मरुविद। मरुभूमि के पादप अधिकतर होते हैं मांसल। उसके बाद है पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो कहते हैं हेलोफाइट्स। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जेली रुदन का कारण अम्ल अधिकता है, सही है, जेली रुदन का कारण अम्ल की अधिकता है। उसके बाद गन्ने के सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक राइबोजियम है,
ये गलत है। नमकीन पानी में उगाए गए पौधे को थैलोफाइटस कहते हैं, ये गलत है, क्योंकि जो नमकीन पायों में उगाया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको हेलोफाइट्स कहते हैं, ना कि थैलोफाइट्स कहते हैं। और चौथा में दिया हुआ है सुपुत अवस्था तोड़ने वाला हार्मोन साइटोकाइनिन है, तो ये सही है। तो 1 और 4 सही है, बाकी दोनों गलत है। अब है एपीफाइट्स वो पौधे होते हैं जो अन्य पौधे पर निर्भर होता है यांत्रिकी अवलंब के लिए। एपीफाइट्स यांत्रिकी अवलंब के लिए अन्य पौधे पर निर्भर होते हैं। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों को आवश्यकता होती है वह उसे अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। जल की अधिकतम मात्रा जिसकी पौधों की आवश्यकता होती है वो अवशोषण करते हैं जड़ों के बालों से। हाइड्रोफाइट कहते हैं एक जलीय पौधे को। पौधे द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा का परिणाम जल का प्रकाशीय अपघटन होता है। अगला है सुमेलित। स्पॉन्जीवी जो होता है वो उत्पादक होता है, परोपजीवी उपभोक्ता, मृतोपजीवी विभंधक और तृणभक्षी प्राथमिक उपयोगिता को तृणभक्षी कहते हैं। अगला है प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत आते हैं हरित पौधे। प्रथम पोषक स्तर के अंतर्गत कौन आते हैं, हरित पौधे आते हैं। अब है आर्कियोबैक्टीरियो की एक समूह को उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है मीथेन के लिए। किसके लिए, मीथेन के लिए। अधिकांश कीट शोषण करते हैं वातक तंत्र द्वारा। अधिकांश कीट जो होते हैं वो शोषण करते हैं वातक तंत्र द्वारा। जमी हुई झील के अंदर मछली जीवित रह सकती है क्योंकि तलों के निकट पानी नहीं जमता है। जल से बाहर निकाल ली जाने पर मछलियां मर जाती हैं क्योंकि वो श्वास नहीं ले पाती हैं। मछलियों में सामान्यतः श्वसन गलफारों द्वारा होता है। सेब के फल में लाली का कारण एंथोसाइनिन है। टमाटर का रंग लाइकोपीनिन के कारण लाल होता है। पपीते का पीला रंग कैरिका जैंथिन के कारण होता है। कैरिका जैंथिन के कारण पपीते का रंग पीला होता है। हाल ही में हमारे वैज्ञानिक ने केले के पौधे की एक नई और भिन्न जाति की खोज की है जिसकी ऊंचाई लगभग 11 मीटर तक जाती है और उसके फल का गुद्दा नारंगी रंग का है। यह भारत के जिस भाग में खोजी गई है वो अंडमान द्वीप है। केला का एक प्रजाति कहाँ खोजा गया है, अंडमान द्वीप में, जिसकी ऊंचाई 11 फीट तक जाती है और इसका गुद्दा जो है वो नारंगी रंग का है। अगला है जीवित प्राणियों का वह समूह जो एक स्पेसीज से संबंधित है, वो चीनी, अमेरिका, भारतीय तथा काले अफ्रीकी हैं। खमीर का उदाहरण कवक है। ईस्ट और मशरूम है फफूंदी या कवक। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम कवक है। कपास का प्रमुख घटक सेलुलोज है। लाइकेन मिश्रित जीव हैं जो बने होते हैं कवक और शैवाल से। शैवाल और कवक के मिलने से लाइकेन बनता है जिसे म्यूटियोलिज्म कहते हैं। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में सहजीवी सहचर है शैवाल और कवक के लिए। उसके बाद है नोस्कापिन प्राप्त होता है। नोस्कापिन पोस्ता यानी पॉपी से प्राप्त होता है। पॉपी से। हीरोइन प्राप्त होती है अफीम पोस्ता से। मार्फिन प्राप्त होता है पोस्ता के फल से। अफीम प्राप्त होता है बिना पके फल के लैटेक्स से। अफीम पोस्ता प्राप्त होता है पौधे के आधे पके फल से। अफीम पोस्ता पौधे के आधे पके फल से होता है और अफीम का मुख्य अवयव जो है वो मार्फिन है। क्या है, मार्फिन। अफीम किस श्रेणी की दवा के अंतर्गत आता है, तो वो जो है अवसादकारी है। अफीम जो है अवसादकारी है। अफीम का वास्तविक नाम पेपेबर सोमनीफेरम है। पेपेबर सोमनीफेरम अफीम का वास्तविक नाम है। अब है हमारा सेल से यानी कोशिका से पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिका अंग में डीएनए होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो नाभिक के अलावा कोशिका में जो कोशिका अंग होता है उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। और सौर ऊर्जा का एटीपी रूपांतरण होता है क्लोरोप्लास्ट में। उसके बाद है सही कथन है कि विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बने होते हैं। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र 46 होता है यानी 23 जोड़े होते हैं। मानव शरीर की कोशिका में पाए जाने वाले गुणसूत्र जोड़े की संख्या 23 जोड़े में होती है। जीवों में अधिकतम विविधता का कारण उत्परिवर्तन है। बंदर, चीता, तितली और छिपकली से लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं। छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं।
पादप कोशिका जंतु कोशिका से कोशिका भित्ति के कारण अलग है। कोशिका भित्ति के कारण जो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर है। जंतु कोशिका में सेलुलोज की कोशिका भित्ति हो, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेलुलोज की कोशिका भित्ति। जैव कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है। पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया। पिता पिंड कोशिकाओं की सहंती है अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं पिता पिंड की कोशिकाएं हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से मिलके। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका है अंतद्रव्य जालिका और राइबोसोम का। किसका? राइबोसोम का। लसिका बनी होती है, लसिका कोशिका बनी होती है तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथि से मिलके। लसिका कोशिका किससे बनी होती है? तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा और लसिका ग्रंथि के मिलने से लसिका कोशिका बनती है। अब है स्तंभ कोशिका अनुसंधान के क्षेत्र में नवीनतम विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो छोटा करते फिर पढ़ पाएंगे इसे। तो दिया है कि बीजपुटी अवस्था पर भ्रूण मानव स्तंभ कोशिका का एकमात्र स्रोत है। तो दूसरा दिया है स्तंभ कोशिका बीजपुटियों को नष्ट किए बिना प्राप्त की जा सकती है। स्टेटमेंट भी गलत है। स्तंभ कोशिका वस्तुतः अनंत काल तक स्वयं ही पात्रे संचित हो जा सकती है। ये सही है कि स्तंभ कोशिका जो है वस्तुतः अंत काल तक स्वयं ही पात्रे सजीवित हो जा सकती है। और चौथा है कि भारतीय अनुसंधान केंद्र ने कुछ कोशिका रेखाओं का भी सृजन किया है जिन्हें कई प्रकार के उत्तकों में विकसित किया है। तो ये भी सही है। देखते हैं क्या कहता है। तो कथन कौन सही है? तो 3 और 4 सही है। अब है प्राणियों में स्तंभ कोशिका के प्रत्यारोपण के संदर्भ में सही कथन है कि प्राणी जीवन भर स्वयं गुणन करती है। ये अंगों को क्षतिग्रस्त उत्तकों की मरम्मत करती है तथा एक से अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती है कोशिका। उसके बाद है प्रकर्मित कोशिका मृत्यु। प्रकर्मित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को कहते हैं एप्टोटासिस कहते हैं। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु के कोशिकीय और अनाभिक नियंत्रण कंट्रोल को एपाटोटिक्स कहते हैं। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद कौन सा है? क्रेब्स चक्र। क्रेब्स चक्र जो है हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पादप है। अगला है अनुवांशिकता। इसे भी कंप्लीट करते हैं। अनुवांशिकता के जनक के रूप में ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है। अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। मेंडल ने अपनी चिर प्रतिष्ठित वंशागति नियम को प्रतिपादित करने में जिस जीवधारी का उपयोग किया वो गार्डन पी मटर का पौधा। गार्डन पी मतलब मटर। इसके बाद मेंडल के अनुवांशिकता का सिद्धांत आधारित है लैंगिक जनन पर। जीनोम चित्रण का संबंध जीन्स के चित्रण से है। जीवों में अनुवांशिक लक्षण संतान में लिए जाते हैं क्रोमोसोम द्वारा। जीवों में अनुवांशिक लक्षण जो संतान में दिया जाता है वो किसके द्वारा? क्रोमोसोम के द्वारा। जीन जो है डीएनए का एक भाग है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। हमारे शरीर में अनुवांशिकता की इकाई को जीन कहते हैं। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्र की संख्या स्थिर रहती है। जीव कोशिका में अनुवांशिक लक्षणों को नियंत्रण में उत्तरदायी डीएनए है। प्लावमान जीन या जंपिंग जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन बारबरा मैक्टिटॉफ ने किया था। एडेनिन, टायरोसिन, गुआनिन और साइटोसिन में डीएनए में एक उपलब्ध यह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। तो टायरोसिन जो है वो डीएनए में एमिनो अम्ल नहीं बनाता है। डीएनए में मौजूद श्रृंखला होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का खोज किया था फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में। डीएनए की द्विकुंडलिक संरचना दी गई थी वाटसन और क्रिक के द्वारा। राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए की अणु। अगला है कार्बन 14 समस्थानिक का उपयोग करके अनुसंधान करने वाले एक्सरे तकनीक है
कोयला, खनन, रंगरेज और रंगसाज उपयुक्त व्यवसाय में लगे व्यक्तियों में से जिन्हें अपनी कोशिकाओं के डीएनए में अस्थायी परिवर्तन का खतरा रहता है वह है कौन है? तो वह जो है एक्सरे तकनीक, यह जो है इससे खतरा रहता है। उसके बाद है जैव उर्वरक से संबंधित। जैव उर्वरक एजोला, नीलहरित शैवाल और अल्फाफला उपयुक्त में से जिनका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है वो है 1 और 2 एजोला और नीलहरित शैवाल। इसका उपयोग जैव उर्वरकता के रूप में किया जाता है। अब है राइजोबियम, नीलहरित शैवाल तथा एंजोला में से जैव उर्वरक के रूप में काम किया जाता है सभी का। राइजोबियम, नीलहरित शैवाल तथा एजोला में से जैव उर्वरक के रूप में राइजोबियम, नीलहरित शैवाल और एजोला का उपयोग किया जाता है। नोस्टॉक, एनाबिना, एजोटोबैक्टर तथा माइकोराइजा में से वह जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीव नहीं है वो है माइकोराइजा। यह जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाली जीव नहीं है। ईस्ट, कोलेरेला, एजोला तथा मोल्ड में से जैव उर्वरक का स्रोत है एजोला। दालें, चावल, गेहूं तथा गन्ना नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु जिस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं वह दालें हैं। यूरिया 2,4-D, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन तथा एंजोला में से एक जैविक उर्वरक है एंजोला। एंजोला जो है एक जैविक उर्वरक है। पशुओं विशेषतः दुधारू गौ के अनुरूप भोजन के रूप में प्रयुक्त जैव उर्वरक एजोला है। अब है सुमेलित है, नीलहरित शैवाल जैव उर्वरक है। क्रायोसोपा माहो नियंत्रण है। बायो 902 सरसों का काइक्लोन है। एजोटोबैक्टर एक जीवाणु है। अब है गेहूं, चना, धान एवं सरसों में से वह फसल जिसमें नीलहरित शैवाल मुख्यतः जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो धान है। धान में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। बाजरा, गेहूं, मक्का, धान में से नीलहरित शैवाल का उपयोग नत्रजन आपूर्ति हेतु धान को किया जाता है। एजोला एक अच्छा उर्वरक होता है नीलहरित शैवाल को साथ मिलाने से। एजोला बहुधा जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका सहचारी नीलहरित शैवाल है। एजोला है एक जलीय फॉर्न। एजोला क्या है? एक जलीय फॉर्न है और जलीय फॉर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में उपयुक्त किया जाता है वह एजोला है। साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ तथा विषाणु में से जो जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वो है साइनोबैक्टीरिया। चना, मटर, सेम तथा धान में से वह पौधा जो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है वो धान जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है। कंपोस्ट के संदर्भ में सही नहीं है तो गड्ढों में अपशिष्ट पदार्थ की निम्नीकरण प्रक्रिया को केचुआ धीमा कर देता है। यह जो है कंपोस्ट के लिए सही नहीं है। उसका मेन मुद्दा तो कंपोस्ट का केचुआ ही होता है। लाल, भूरा, हरा तथा नीला हरा शैवाल में जो जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है वो है नील हरा शैवाल। फसलों उत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जाती है उर्वरक की मात्रा के बार बार प्रयोग द्वारा, नत्रजन अवरोध के प्रयोग द्वारा तथा नत्रजन धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों के प्रयोग द्वारा। अब है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया राइजोबियम जैपोनिकम है। जैपोनिकम यह जो है सोयाबीन में नत्रजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया है। अब है बायोचर ऊर्ध्वाधर खेती में वृद्धि कर माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जब बायोचार वृद्धिकारी माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तो वह नाइट्रोजन यौगिकर सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को बढ़ा देता है। उसके बाद दिया है कि जब बायोचार वृद्धि माध्यम के अंश के रूप में प्रयुक्त किया जाता है तब वह उस वृद्धिकर माध्यम की जल धारणा क्षमता को अधिक लंबे समय तक बनाए रखने में सहायक होता है। तो उपयुक्त में से सही कथन है 1, 2 और 3। अब है 2,4-D है तो 2,4-D एक खरपतवार नाशी है। क्या है? 2,4-D खरपतवार नाशी है। अब है मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान।
कंकाल व मांसपेशी तंत्र इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से है। किसका बना है? हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। एक वयस्क मानव के शरीर में जल का प्रतिशत लगभग 60 से लेकर 70% तक होता है। मानव शरीर में जिस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है वो ऑक्सीजन है। मानव के शरीर में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। उसके बाद है लौह, सोडियम, ऑक्सीजन एवं आयोडीन में से जो मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो ऑक्सीजन है। लोहा, सोडियम, फास्फोरस, कैल्शियम में से जो मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है वो कैल्शियम है। उसके बाद है वयस्क मानव में वृद्धि 206 अस्थियाँ। वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियाँ। मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डी की संख्या 206 है। 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग 206 हो जाती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है और लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कान में। मनुष्य की खोपड़ी में 28 अस्थियाँ होती है जिसे हाइयोइड सहित 29 अस्थियाँ हो जाती है। हाइयोइड सहित 29 अस्थियाँ हैं। मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में से वह लवण जो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है वो है कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट मानव हड्डियों में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियाँ के जोड़े 12 होते हैं। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी है वो कूल्हे के जोड़े का प्रतिस्थापन है। शल्यक्रिया में आर्थ्रोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ों का प्रतिस्थापन है। कशेरुकी रज्जु स्पाइनल कार्ड से निकलती है 31 जोड़ियाँ तंत्रिका तंत्र। जोड़ियाँ तंत्रिकाएँ। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है 1.5 लीटर पेशाब, यानी 1.5 लीटर पेशाब स्वस्थ मनुष्य एक दिन में करता है। प्रत्यस्थ यानी इलास्टिक्स ऊतक जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है उन्हें स्नायु कहते हैं या लिंगामेंट इंग्लिश में कहते हैं। स्नायु या लिंगामेंट। दांतों पर जमी परतें बनी रहती है भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से। नाखून काटने समय दर्द नहीं होता है क्योंकि नाखून जो है वो मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचारण नहीं होता है, इसीलिए नाखून काटते टाइम दर्द नहीं होता है। अस्थि एवं दांत निर्माण हेतु आवश्यक है कैल्शियम और फास्फोरस का। कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन, आयोडीन में से वह पौष्टिक तत्व जो अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है। तो आयोडीन जो है वो मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है अस्थि और दांतों में। मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होता है 20 दांत। उसके बाद है अस्थि, दंतवल्क, डेंटिन तथा सीमेंटम में हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग होता है वो दंतवल्क होता है। मतलब सबसे मजबूत भाग कौन सा होता है? दंतवल्क होता है। मानव शरीर का सबसे मजबूत मांसपेशी जबड़े का होता है। अब है सुमेलित है तो ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम यानी उरोस्थिस्त, जत्रुक या कॉलर बोन, क्लेविकल, जानू फलक, नी कैप जिसको बोलते हैं, पैटेला से संबंधित है। स्कंध फलक यानी शोल्डर ब्लेड स्कैपुला से संबंधित है। तो ब्रेस्ट बोन, स्टर्नम, कोलर बोन, वलेविकल, कीन कैप, पैटेला, शोल्डर बोन, स्कैपुला से संबंधित है। अब पढ़ेंगे पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र से है कि करवाहट के लिए मानव जीव का संवेदनशील क्षेत्र पीछे का भाग होता है। जब तीखा लगता है तो पीछे कान के पास लगता है कि बहुत ज़्यादा तीखा लग रहा है, तो इसलिए पीछे का भाग जो होता है वो करवाहट के लिए होता है। और मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग संपन्न होता है छोटी आंत से। कहाँ से? छोटी आंत से। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में से मनुष्य की मुख्य गुहा में पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट में मनुष्य की मुख्य गुहा में पाचन प्रारंभ होता है कार्बोहाइड्रेट का। लार स्टार्च, प्रोटीन, रेशे वसा में से जिसका पाचन में सहयोग करती है वो स्टार्च जो है वो पाचन में सहयोग करती है। कथन पढ़ते हैं। कथन ए में दिया है कि मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो ये ए सही है।
यकृत दो महत्वपूर्ण वसापाचक एंजाइम उत्पन्न करता है, तो ये आर जो है वो गलत है, सिर्फ ए सही है। मनुष्य की मुख्य गुहा निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ करता है, तो कार्बोहाइड्रेट का। एंजाइम एक बायो उत्प्रेरक है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। जाइमेज, इनवर्टेज, माल्टेज तथा डायस्टेज में से वह एंजाइम जो ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने हेतु प्रेरित होता है वो जाइमेज है। उसके बाद है जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। लाइपेज, यूरिया, श्लेष्मा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में जिसकी उत्पत्ति लीवर में होती है वो यूरिया है। अगला है लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थितियों में होता है। पित्त अम्ल, लाइपेज, पेप्सिन, इनमें से केवल और एक और दो। पित्त अम्ल और पेप्सिन से लिपिड का पाचन की उपस्थितियों में होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। मानव तंत्र में ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिन, टाइलिन एवं पेप्सिन में से पाचक एंजाइम नहीं है, तो गैस्ट्रिन जो है वो पाचक एंजाइम नहीं है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन प्रारंभ होता है अमाशय से। अब है कथन में दिया है कि हमारे आहार में सभी प्रोटीन का पाचन केवल क्षुद्रांत्र में होता है, तो ये जो है ये गलत है। अग्नाशय से प्रोटीन का पाचन हम करने वाली एंजाइम को क्षुद्रातंत्र में छोड़ा जाता है, तो ये सही है। यूरिएज, सल्फेटेज, ट्रिप्सिन और प्रोटियस में से जो प्रोटीनों के पाचन में सहायक एंजाइम हो वो ट्रिप्सिन है। यह जो है प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम एमाइलेज है। एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तन में। प्रोटीन को अमीनो अम्लों में परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है। अब है मानव शरीर में पुच्छ संलग्न होता है बृहदांत्र से। मानव शरीर के क्षुद्रांत्र के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का सही ह्रासमान क्रम क्या है, तो शेषांत्र, मध्यांत्र और ग्रहणी। एंजाइम तथा उसके कार्य का सही जोड़ा क्या है, तो देखते हैं। ई कोलाइज प्रतिबंधित डीएनए को विशिष्ट करता है। इंडोन्यूक्लियस सेकेंड स्थलों पर कटने के लिए होता है, तो ये भी दोनों जो मिलान सही दिया हुआ है। प्रोटीन, स्टार्च, रेशे में से लाड़ की सहायता से स्टार्च पच जाता है। अधिक कथन है कि मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है, तो ए जो है सही है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटक एंजाइम डाइजेस्ट विद्यमान रहता है। आर भी सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। शरीर में आंतरिक ग्लूकोज ग्लाइकोजन को प्रवर्तित होकर भंडारित रहता है लीवर में। लीवर एवं मांसपेशियों में यानी यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजन के रूप में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत। प्लीहा, अग्नाशय, अपेंडिक्स और पित्ताशय अंगों में से पित्त का संचय होता है पित्ताशय में। शरीर के जिस भाग में पित्त का निर्माण होता है उसे यकृत कहते हैं। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर किसका पाचन प्रभावित करता है, तो वसा का पाचन को प्रभावित करता है। उसके बाद है सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रोटीन उत्पन्न होती है। आगे देखते हैं। और दूसरा है कि वाष्यीय अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांत्र से एंट्रोएस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है, तो पहला कथन था कि HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होता है, वो कथन भी सही है और ये दूसरा भी सही है, तो दोनों कथन सही है। अगला देखते हैं। पेप्सिन, लैक्टेस, यूरियस तथा जाइमेस में से वह एंजाइम जो प्रोटीन को एमिनो अम्ल में विघटित करता है वो पेप्सिन है। टाइलिन स्टार्च को पचाता है, पेप्सिन प्रोटीन को पचाने का कार्य
एंजियोटेंसिनोजेन को एजियोटोसिन में बदलता है। उसके बाद है ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन जो है वो मसृण पेशियाँ यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। क्या करता है? स्मूथ मसल्स जो होता है उसमें सिकुड़न को प्रेरित करता है। उसके बाद है सुमेलित है, तो विटामिन, कैरोटीन, एंजाइम, पेप्सिन, हार्मोन, टेस्टोन या प्रोस्टोन हार्मोन है, प्रोटीन, कैरोटीन एक प्रोटीन है। तो विटामिन क्या है? विटामिन एक कैरोटीन है, एंजाइम एक पेप्सिन है, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन और प्रोस्टोजेन है, प्रोटीन कैरोटीन है। सही सुमेलन है द्राक्षा संकरा ग्लूकोज को, फल संकरा फ्रुक्टोज को, दूध संकरा लैक्टोज को, चीनी सुक्रोज को और स्टीविया प्राकृतिक स्वीटनर को। अब है ग्लूकोज का सूत्र क्या है? तो C6H12O6 ग्लूकोज का सूत्र है। विटामिन एवं पोषण, इसे भी कवर करते हैं। विटामिन एवं पोषण, सब्जी, पनीर एवं मिठाई में से वह आहार जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व उत्पन्न करता है वो पनीर है। प्रोबायोटिक खाद्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रोबायोटिक खाद्य एवं सजीव जीवाणु विद्वान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। तो ये सही है। प्रोबायोटिक खाद्य अंत्र फ्लोरा के अनुसंरक्षण में सहायता देता है, तो ये भी कथन सही है। अगला है न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पादन है जिनमें होता है पोषक और औषधि के प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है उत्पाद है पोषक और औषधि प्रभाव से। फंक ने आविष्कार किया था विटामिन का। विटामिन ए का खोज मैकुलम ने किया था, विटामिन बी का खोज ककुलम ने किया था और विटामिन सी का जेम्स लीड ने किया था। विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। विटामिन्स क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं और यौगिकों के समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है वो विटामिन है। यहाँ विटामिन बी का भी मैकुलम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैच छूटा हुआ है, लगता है मिसप्रिंट हो गया है। वही मैं सोच रही थी कि ये क्या लिखा है। अगला देखते हैं। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है वो है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। भोजन के वर्ग विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है तो वो वसा का होती है। अब है सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं पोटेशियम का। सेब का हृदय मतलब हृदय की बीमारी में जो सेब बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? पोटेशियम के कारण। उसके बाद है आहार के नियमित रूप से ताज़े फल और सब्जियों ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं और ऑक्सीकरण रोधी तत्व व्यक्ति के स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होती है क्योंकि ये शरीर में उपापचयन को उत्पादक के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अब है विटामिन एवं उसकी कमी से होने वाला रोग। तो कैल्सीफेरॉल अस्थि रोगनिरोधकता होता है। नियासिन से पेलाग्रा या चर्म से संबंधित बीमारी है ये नियासिन, ये पेलाग्रा जो है। उसके बाद है कोबलामिन जो है वो संघातिक रक्त अल्पता है। थायमिन की कमी से बेरी रोग होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग से हो जाता है बेरी रोग। अब है सही सुमेलित है विटामिन और प्रचुर स्रोत। तो B6 जो है वो धान की चोकर यानी राइस ब्रान से प्राप्त होता है। B2 हरी सब्जी और अंडे में, विटामिन E गेहूं अंकुर तेल में और विटामिन K अल्फा में। सब्जियां मिर्ची, कुम्हरे, मटर एवं मूली में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो मिर्च में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रिक एसिड वाले जो होते हैं वो चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी है, वो है विटामिन सी। कच्चे एवं ताज़े फल, दूध, घी, दालों में विटामिन सी का मुख्य स्रोत कच्चे एवं ताज़े फल है विटामिन सी का स्रोत। विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत जो है वो आंवला है।
घाव भरने के लिए विटामिन ए, बी, सी, डी में सहायक सी है। संतरा, सेब, गाजर, आंवला। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत कौन है? तो आंवला है। गाजर, अमरूद, आम, संतरा में से विटामिन सी का संतरा अच्छा स्रोत है विटामिन सी का। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कर्बिक अम्ल है। विटामिन सी मदद करता है लौह के अवशोषण में। विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी और विटामिन ए में शरीर भंडारित नहीं होता है, वो है विटामिन सी। विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे धीरे बनने की बीमारी होती है, वो है विटामिन के। रक्त का थक्का या रुधिर स्कंदन बनने में आवश्यकता होता है विटामिन के का। विटामिन जो प्रतिस्कंदक विषों को प्रतिविषित या प्रतिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, वो विटामिन के है। अब है विटामिन B12, सी, के, ए से आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, तो वो विटामिन B12 एवं विटामिन के। अब है रक्त कथन दिया हुआ है कि विटामिन B12 लीवर यानी यकृत में लगभग 3 से 5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। ए जो है सही है और विटामिन B12 जल विलय है, तो ए आर दोनों सही है, लेकिन ए जो है सही स्पष्टीकरण आर का नहीं है। ए सही स्पष्टीकरण आर का नहीं है। अब है नींबू, सूरज की किरणें, संतरा एवं काजू में से विटामिन डी का स्रोत जो है वो सूरज का किरण है। सूरज की किरणों से प्राप्त विटामिन डी होता है, सही सुमेलित है, दिया हुआ है। विटामिन B12 प्रति अवरक्ता का कारक है। विटामिन सी प्रतिस्कर्वी का कारक है। विटामिन ई बंध्यरोधी यानी कि बंधवत्ता जिसको बोलते हैं उसका कारक है। और विटामिन के जो है वो प्रति रक्तस्रावी कारक है। अब है विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग रिकेट्स और ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। विटामिन जो सूरज के प्रकाश में उपस्थित में त्वचा में बनता है वो विटामिन डी होता है। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम है विटामिन D3। आर्गी कैल्सीफेरॉल कहते हैं विटामिन D2 को। नियासिन पेलेग्रा से थायमिन, बेरीबेरी, विटामिन डी, सूखा रोग, विटामिन के से रक्त का थक्का न बनना, यह कमी से होने वाला रोग है। अब है रतौंधी किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है। मानव शरीर में यकृत, अमाशय, तिल्ली और उदर में से विटामिन ए संचित रहता है, तो लीवर में। पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी एवं पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक गाजर में होती है। सेब, पपीता, अमरूद एवं आम में से विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत आम है। उसके बाद है सही सुमेलित है, तो रेटिनॉल, जीरोपेथेलेमिया, थायमिन से बेरीबेरी रोग, साइनोकोबालिन से रक्त अल्पता और आर्गी कैल्सीफेरॉल से रिकेट्स बीमारी होता है। तार, नारियल, गेहूं, अंगूर एवं राई के तेलों में विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो गेहूं अंकुर का तेल है। गेहूं अंकुर का तेल जो है वो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है। उसके बाद है सही सुमेलित है, विटामिन सी, विटामिन 1 संतरा का, विटामिन डी कॉड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के अल्फा, विटामिन सी नींबू का। नींबू जो है विटामिन सी का स्रोत है। अब है कि विटामिन ए प्रोटीन, हार्मोन एवं एंजाइम में जिसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है वो है विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। अब दिया है कथन, यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जियां खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी। ये गलत है, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी, तो आर सही है। अगर कोई व्यक्ति हरी सब्जियां अगर खाना बंद कर दे तो उसमें क्या होगा, विटामिन ए की कमी हो जाएगी। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह B12 कहलाता है। B12 में कोबाल्ट होता है और विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु मौजूद होता है। साइनोकोबालमिन विटामिन B12 में होता है, कहते हैं। थायमिन विटामिन B1 को कहते हैं। और विटामिन ए, सी, डी, ई जल में घुलनशील विटामिन है, तो वो विटामिन सी जो है जल में घुलनशील है। और ए, बी, डी, ई में से पानी में घुलनशील विटामिन बी है, केवल पानी में घुलनशील। कुछ विटामिन वसा में अघुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील हैं।
तो जल में घुलनशील विटामिन केवल बी और सी जो है वो जल में घुलनशील हैं, बी और सी। विटामिन के बारे में सही कथन है, कुछ विटामिन आंतरीय सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं, कुछ विटामिन हार्मोन की तरह काम करते हैं और कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। विटामिन के जल में घुलनशील नहीं है। तो ये क्या है कथन, सब सही है विटामिन के बारे में। अब है कि विटामिन जो किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने के लिए सहायक है वो है B6। विटामिन B6 जो है वो किसी भी सपना को याद रखने के लिए कार्य करता है। अब है रतौंधी या निषादनता, ये जो है विटामिन ए की कमी से होता है। रिकेट्स विटामिन डी की कमी से होने वाली बीमारी है। स्कर्वी जो है वो विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। और बेरी बेरी विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग है। एक मनुष्य को बेरी बेरी, सूखा रोग, स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है विटामिन B1, डी और सी। तो उसके अंदर कौन बीमारी होगी, बेरी बेरी, सूखा रोग और स्कर्वी हो जाएगी। अब है सही सुमेलित है। तो सबसे पहले विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स और फोलिक एसिड की कमी से रक्त अल्पता होती है। विटामिन और कमी से होने वाला रोग दिया है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है और विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता होती है। उपयुक्त में से सही सुमेलित युग्म है तो केवल 1 और 2। यह जो है 1 और 2 ये दोनों सुमेलित है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है और विटामिन ई की कमी से रात्रि अंधता होती है। उसके बाद है सही सुमेलित है। सही सुमेलित कौन सा है, विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून का आना और विटामिन ए रतौंधी होता है और विटामिन B1 से बेरी बेरी। सही सुमेलित है रेटिनॉल, नेत्र सूख कर लाल होना, टोकेफेरॉल बंधता, साइनोकोबाल्मिन घातक रक्त अल्पता और पायरिडॉक्सिन जो है वो मानसिक व्याधि है। अब है नियासिन, थायरॉक्सिन, रिबोफ्लोविन एवं पायरिडॉक्सिन में से यौगिक जो एक विटामिन नहीं है। तो थायरॉक्सिन जो है एक विटामिन नहीं है। अगला है सुमेलित सही है। तो थायमीन बेरी बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन ई बांझपन होता है, विटामिन ई की कमी से बांझपन भी होता है और नियासिन से पेलाग्रा। केला जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है के प्रति 100 ग्राम में होता है ऊर्जा की 89 कैलोरी। क्या होता है, ऊर्जा की 89 कैलोरी होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि उसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है। अरहर, सोयाबीन, उड़द, चना, मटर, गेहूं में से प्रोटीन सबसे ज़्यादा सोयाबीन में होता है। उसके बाद है चावल, मूंगफली, सेब में प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत मूंगफली है। नारियल, मूंगफली, सोयाबीन एवं सूरजमुखी में से प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता मूंगफली में होती है। बाल जिस प्रोटीन का बना होता है उसे केराटिन कहते हैं और मानव के बाल एवं नाक में विद्यमान प्रोटीन केराटिन है। प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य में पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही कथन है। यह ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। यह भावात्मक और पर्यावरणीय दबावों का सामना कर सकता है। यह उदासी से लड़ सकता है। यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलक के विरुद्ध रक्षा कर सकता है। तो ये जो है प्रोटीन प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थ में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सही कथन है। अब है कि गेहूं में रोटी बनाने के गुणों को प्रभावित करने वाला पदार्थ ग्लूटीन है। क्या है, ग्लूटीन है। एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता 3500 से 4000 किलोग्राम होती है। एक गिलास पानी पीने से 0 कैलोरी मिलती है। स्टार्च, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट एवं सेलुलोज में से भोजन का एक प्रमुख अंग कार्बोहाइड्रेट है। लंबे समय तक कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारकता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वो फास्फोरस है। ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा, टोकोफेरॉल में से
यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है वो है एमिनो अम्ल, जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। जमुना, करौंदा, लोकाट, अमरूद में से जो लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो करौंदा है। निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए। कैल्शियम, लोहा और सोडियम में से खनिजों में से जो मानव शरीर की पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यक होती है वो है तीनों, कैल्शियम, लौह और सोडियम। पालक के पत्तों में विटामिन, आयरन, वसा, कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा आयरन होता है। गाजर, मटर, चावल, पालक में से लौह का अच्छा स्रोत पालक है। सेब, अंडों, हरी सब्जियों एवं दूध में लौह का अंश सबसे अधिक हरी सब्जियों में होता है। बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें एमाइलेज का बाहुल्य होता है। दूध में मिठास आ जाती है लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। दूध में विद्वान सैकेराइड लैक्टोज है और दूध खराब हो जाता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। दूध का दही में परिवर्तन बैक्टीरिया द्वारा होता है। गाय के दूध हल्के पीले रंग के कैरोटीन की उपस्थिति के कारण होता है और गाय के दूध पीले सफ़ेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थित कैसीन के साथ कैरेटीन होता है। दूध का सफ़ेद रंग कैसीन से होता है। भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा 7.2% होती है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। कैसीन दुग्ध होता है प्रोटीन। दूध का धवल रंग जिसकी उपस्थिति के कारण कैसीन होता है। एक्यूलिटिलिन, कैसीन, मायोसिन, हीमोग्लोबिन में से प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है वो कैसीन है। सही सुमेलन है। सैक्रिन कार्बोनिक यौगिक है जो कृत्रिम मिठास के लिए प्रयुक्त किया जाता है। एड्रेनिलिन एक हार्मोन है। थाइमिन विटामिन है। किरेटिन एक प्रोटीन है। शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। शरीर में प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? शरीर में उत्तकों का निर्माण प्रोटीन से होता है। मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है प्रोटीन की कमी के कारण। विटामिन B12 कोबाल्ट को कहते हैं। हीमोग्लोबिन आयरन लोहा होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। पित्तल तांबा का होता है और खाने का नमक सोडियम क्लोराइड कहलाता है। कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसे सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। चैल्कोपाइराइड जो होता है वो तांबा और कॉपर को कहते हैं। विटामिन B1 थाइमिन, विटामिन B2 राइबोफ्लोविन, विटामिन B6 पायरोडिऑक्सिन और विटामिन B12 साइनोकोबालमीन। लोहा, जस्ता, गंधक और मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व जो है वो गंधक है। विटामिन A, C और B के विटामिन A, C, B, K से पपीता में मुख्यतः विटामिन C पाया जाता है। आम, पपीता, गाजर, दूध में विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत दूध है। अल्फा किरेटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित होता है। कपास, केस या बाल, लूता, रेशम और खूर में वह पदार्थ जो प्रोटीन नहीं है वो कपास है। वो तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्वान होते हैं वो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उष्मा अवरक्त किरणों, एक्स किरणों और भारी धातुओं लवण में प्रोटीन को विकृत नहीं करता है वो है अवरक्त किरण। अवरक्त किरण को विकृत नहीं करता है। एंजाइम के संदर्भ में सही कथन है कि वो जैव उत्प्रेरक हैं। वे शरीर के उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वो उत्पादित होते हैं। तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर होती है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा 45 ग्राम है। दूध पिलाने वाली मां को प्रतिदिन आहार में प्रोटीन की आवश्यकता 60 से 75 ग्राम है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना मां के दूध पीने वाले बच्चे निम्नलिखित में से कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? वो कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोधक करने की क्षमता अधिक होती है, उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। तो 1 और 2 3 सही है। 1, 2 और 3 सही है। माँ का दूध पीने से बच्चा क्या होता है? वो कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है और उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। माँ का दूध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें अभाव होता है आयरन का यानी लौह का। उसके बाद है
कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी और कार्बोहाइड्रेट से दूध का घटिया स्रोत विटामिन सी है। कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट में से दूध घटिया स्रोत है विटामिन सी का। स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है। स्टार्च और सेलुलोज के बारे में, दोनों का वानस्पतिक उद्भव होता है, दोनों बहुलक है, दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित होता है। आयोडीन के साथ स्टार्च रंग प्रदान करता है जबकि सेलुलोज नहीं। ये सब सही है। विटामिन ए, बी, सी, डी, वह जिसे हार्मोन माना जाता है वो विटामिन डी एक हार्मोन है। विटामिन डी क्या है? एक हार्मोन है। विटामिन डी सर्जन में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। सही कथन नहीं है, दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है। कुपोषण अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण से होता है। कुपोषण होता है अति पोषण, अल्प पोषण और असंतुलित पोषण। मानव भोजन में वसा अम्लों का एक भाग होना चाहिए। सामान्य भोजन 75 ग्राम वसा होनी चाहिए। मानव शरीर कोशिकाओं किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं कर सकती है और आवश्यक वसा वाले अम्लों की अनुपस्थिति की न्यूनता रोग उत्पन्न होती है। तो यह सभी में से जो है 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 सही है। मानव शरीर कोशिका किसी भी प्रकार के वसा अम्लों का संश्लेषण नहीं करती है, ये गलत है। अलसी प्रचुर स्रोत हैं ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। मोठ, जई, मूंग और अलसी में से अल्फा लिनोलिक अम्ल 18 कार्बन उक्त ओमेगा 3 फैटी अम्ल का सर्वोत्तम स्रोत अलसी है। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषणदायक अन्य प्रमुख तत्व सम्मिलित होते हैं, कैल्शियम और पोटेशियम। कथन ए दिया है विटामिन्स बालवर्धक तत्व है जिनकी अच्छाई स्वास्थ्य के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होती है। और आर दिया है कि विटामिन्स हानिकारक बैक्टीरिया को मारकर शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो ए सही है, लेकिन आर जो है वो गलत है। विटामिन ए अधिकांश मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं। विटामिन मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का संश्लेषण करता है। ए सही है और आर गलत है। फिर दिया है कथन में कि मानव शरीर अपने लिए सभी विटामिनों का संश्लेषण कर लेता है, ये गलत है क्योंकि कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो हमें खुद से लेने नहीं पड़ते हैं, जैसे विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से लिया जाता है। शरीर की उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य होता है। जी बिल्कुल, ये सही है। उसके बाद है मानव आहार में ग्लाइसिन, सेरीन और टायरोसिन अनिवार्य रूप से शामिल होने चाहिए, एक गलत है। अनिवार्य एमिनो अम्ल मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जा सकते हैं, तो आर जो है सही है। सभी अनिवार्य एमिनो अम्ल पाए जाते हैं दूध में, अंडा में, मांस में एवं सोयाबीन में। गेहूं, जौ, चावल तथा मक्का में से मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट चावल में होता है। हमारे शरीर त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा के विरुद्ध अवरोधक व काम करती है, शरीर की ऊष्मा के क्षय के विरुद्ध। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन एवं खनिज में से वह जिसके चयापचयी प्रक्रम से अधिकतम ऊर्जा मिलती है वो वसा है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ है प्रोटीन का। अब कथन दिया हुआ है कि सूरजमुखी का तेल एक अच्छी गुणवत्ता का खाद्य तेल है, तो सही है। इसमें असंतृप्त वसा अम्लों की अधिक मात्रा पाई जाती है, दोनों सही है, लेकिन आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। क्या करता है? आर जो है ए का सही व्याख्या करता है। अब है कि असंतृप्त वसा और संतृप्त वसाओं की तुलना में अधिक अभिक्रियाशील होते हैं, सही है। असंतृप्त वसाओं की संरचना में केवल एक आबंध होता है, ये गलत है। अन्य पशुओं के मांस की तुलना में मछली का उपभोग स्वास्थ्यकर माना जाता है क्योंकि मछली में होता है बहुअसंतृप्त वसा अम्ल। आहार उत्पादकों के विक्रय में जुटी एक कंपनी या विज्ञापित करती है कि उसके उत्पादों में ट्रांस वसा नहीं होती है। उसके इस अभियान का उपभोक्ता के लिए क्या अभिप्राय है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है उसके लिए कि कंपनी के आहार उत्पादक हाइड्रोजनीकृत तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, बिल्कुल सही है। कंपनी के आहार उत्पाद पशु उत्पन्न वसा तेलों से नहीं निर्मित किए जाते हैं, ये भी सही है। कंपनी के द्वारा प्रयुक्त तेल
संभवतः उपभोक्ताओं के हृदय वाहिकाओं स्वास्थ्य को क्षति नहीं पहुंचाएगा। तो ये तीनों कथन जो सही है। अब है ट्राइग्लिसराइड है, तो ट्राइग्लिसराइड एक वसा है। क्या है? वसा है। अब अगला टॉपिक हमारा श्वसन तंत्र है, इसे देखते हैं। अब है कि स्तनधारी में श्वसन होता है तो फेफड़ा द्वारा यानी फुफ्फुस द्वारा होता है स्तनधारी में श्वसन की प्रक्रिया। श्वसन क्रिया में वायु के घटक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प एवं नाइट्रोजन में से जिसकी मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होती है तो वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन में श्वसन क्रिया में वायु के घटक में कोई परिवर्तन नहीं होती है। उसके बाद है मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है तो पहले जो होता है वो फुफ्फुस द्वारा होता है, फिर रक्त के द्वारा, फिर ऊतक के द्वारा। तो मानव शरीर में पहले श्वसन कैसे होता है, ऑक्सीजन का अभिगमन कैसे होता है, पहले फुफ्फुस में जाता है, फिर रक्त में, फिर ऊतक में। अगला क्वेश्चन है कि अभिगमन का सही अनुक्रम ये दिखा दिया। उसके बाद 2, 1, 3 है। और जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति बढ़ जाती है। जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता आती है तो श्वास की गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड विषवक्ता मुख्यतः प्रभावित करता है रक्त के ऑक्सीजन को वहन करने की क्षमता को। जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है वो है एटीपी से एडीबी। श्वसन ऊर्जा में उत्पादित होता है एटीपी के रूप में। श्वसन ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। हृदय, फेफड़ा, यकृत और वृक्क में से मानव शरीर का वह अंग जो शरीर ताप को नियंत्रित रखता है वो फेफड़ा है। फेफड़ा जो है शरीर ताप को नियंत्रित रखता है। अब है परिसंचरण तंत्र। तो एक स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है औसतन, और हृदय आराम करता है 2 धड़कनों के बीच। सीना में दर्द, पसीना एवं जी मचलाना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट और टांगों में दर्द में से वह लक्षण जो हृदयघात से संबंधित नहीं है। तो टांगों का दर्द ये जो है जब हार्ट अटैक आता है तो उसे संबंधित नहीं है। हार्ट अटैक आने का लक्षण है सीने में दर्द, पसीना, जी मचलना, बाह में दर्द एवं झंझनाहट। उसके बाद है निम्नलिखित में से हृदयघात के सटीक लक्षण है। तो हृदयघात के सटीक लक्षण है जी का मिचलाना, तेज पसीना आना और सीने में तेज दर्द होना। 1, 2 और 4 सही है। मानव हृदय में कक्ष होते हैं 4। मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं। हृदय स्पंदन एवं विद्युतीय तरंग द्वारा निष्पादित होता है जो उपजती है हृदय में। मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है हृदय के बराबर। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है 5 से 6 लीटर। रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है। हीमोग्लोबिन के संबंध में कथन सही नहीं है। यह कुछ अम्लीय होता है, ब्लड अम्लीय नहीं होता है। हीमोग्लोबिन के संबंध में सही कथन जो है यह अम्लीय होता है, ये कथन सही नहीं है क्योंकि ब्लड जो होता है वो हमारा क्षारीय होता है, नमकीन लगता है। और रुधिर वर्णिका के संबंध में निम्नांकित कथनों पर सही कथन चुनिए। तो पहला कथन है इसमें लौ होता है, सही है। वर्णिका, रुधिर वर्णिका में आयरन होती है। उसके बाद यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, हाँ ये रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, ये भी सही है। कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, ये गलत है। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ऑक्सीजन का वाहक होता है। सही आंसर 1, 2 और 4 है। अब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्लोरोफिल, कोलेजन, कैरोटीन एवं मायोग्लोबिन में से वह जो प्राकृतिक पदार्थ जिसमें लौह विद्यमान होता है वो मायोग्लोबिन है। इसमें लौह जो होता है वो विद्यमान होता है। वह प्राणी जिसके जीव द्रव में हीमोग्लोबिन का विलय हो जाता है वो केचुआ है। लाल रक्त का रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, मतलब रक्त का लाल रंग होना हीमोग्लोबिन का कारण है। लाल रक्त कणिका जिसको आरबीसी कहते हैं, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स
का रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। रक्त शरीर का वह कार्य करता है सारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाना। मनुष्य का औसतन रक्तचाप होता है 120/80। ये नॉर्मल है ब्लड प्रेशर। और स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120 से 180 मिलीमीटर। रक्तदाब या रक्तचाप का मात्रक होता है स्फिग्नोमैग्नोमीटर। किसी व्यक्ति का रक्तचाप 140 mmHg है तो इसका उल्लेख में Hg से तात्पर्य है मरकरी से। जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त बढ़ जाता है। रक्तदाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जब कोई व्यक्ति अगर वृद्ध हो जाएगा तो उसका रक्तदाब जो है वो बढ़ जाएगा। अब नीचे 4 व्यक्तियों के रक्तदाब का मान दिया गया है। श्रीमती तो 90/60 होता है, श्री 160/120, श्री 120/180 और श्रीमती में 140/100। तो दिया हुआ है कि इनमें से रक्तदाब सामान्य किसका है? तो रक्तदाब जिसका समान है वो है श्री वाई 120/80। ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। ठीक है, इसमें से चूज करना था कि कौन सही है। तो 120/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। उसके बाद है हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से अधिक। मानव रक्तदान के लिए वह रक्त समूह जो सर्वाधिक दाता यानी यूनिवर्सल डोनर कहलाता है वो है ब्लड ग्रुप ओ। ओ जो है वो ब्लड सबको दिया जा सकता है। अब अभी कथन ए में दिया है कि ए बी रक्त समूह के लोग सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होते हैं यानी यूनिवर्सल जो होता है एक्सेप्टर होते हैं। ये पूछ रहा है क्या ए बी ऐसा है? ये स्टेटमेंट सही है? तो हाँ, ए बी जो है वो सबसे ले सकता है ब्लड। और रक्त समूह ए बी कि लाल रक्त कोशिकाएं में कोई एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए अन्य किसी रक्त समूह के साथ समूहजन यानी कि एग्लूटेशन नहीं होता है, एग्लूटेंशन नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सिर्फ ए सही होगा, आर गलत है। ए बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति का रक्त ले सकता है जिसका रक्त वर्ग कोई भी वर्ग में हो, कोई भी वर्ग हो। ए बी वाला कोई भी ब्लड ले सकता है, चाहे ए ले, ए बी ले या फिर बी ले सकता है, ओ भी ले सकता है। उसके बाद है ए बी रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त अदाता कहा जाता है क्योंकि उसके रक्त में प्रतिपिंड यानी एंटीबॉडी का अभाव होता है। एक व्यक्ति जिसका रक्त समूह ए है, सड़क दुर्घटना में वह गंभीर रूप से घायल हो जाता है और चिकित्सा रक्तदान की सलाह देते हैं। उसके साथियों को रक्तदान हेतु कहा जाता है जिनके रक्त समूह इस प्रकार है। पत्नी का ओ है, भाई का ए बी है, पुत्र का ए है, पुत्री का ओ है। तो उसे कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जाएगा? अगर उसका ब्लड ग्रुप ए है तो ब्लड ग्रुप ए वाले को दिया जाएगा, या तो उसको ओ दिया जाएगा या फिर उसे ए दिया जाएगा जो उसका ब्लड ग्रुप है, और नहीं उससे भी नहीं हो तो ब्लड ग्रुप पुत्री का जो ओ है वो दिया जा सकता है, बी नहीं दिया जा सकता है। अब है कि एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और जब उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है किंतु उसे रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है, तो वह समूह जो उसे दिया जाएगा वो ब्लड ग्रुप निगेटिव ओ निगेटिव है। अज्ञात रुधिर वर्ग का एक व्यक्ति गंभीर रूप से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे तुरंत रक्त आधान की जरूरत पड़ती है। अस्पताल में आसानी से उपलब्धि रुधिर वर्ग में से वह जिसका रक्त आधान के लिए उपयोग सुरक्षित होगा वो है OH निगेटिव। रक्त समूह का खोज किसने किया था? तो रक्त समूह का खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। RH कारक का नाम संबंधित है बंदर से, एक प्रकार के बंदर से RH कारक का नाम संबंधित है। अब है कि एक विवाहित दंपत्ति ने एक बालक को गोद लिया। इसके कुछ वर्ष उपरांत उन्हें जुड़वा पुत्र हुए। दंपत्ति में एक का रक्त ब्लड ग्रुप जो है AB पॉजिटिव है और दूसरे का O निगेटिव है। तीनों पुत्रों में से एक का रक्त वर्ग A पॉजिटिव, दूसरे का B पॉजिटिव और तीसरे का O पॉजिटिव है।
तो गोद लिए पुत्र का रक्त वर्ग क्या हो जाएगा, तो O पॉजिटिव हो जाएगा। यदि एक पिता रक्त वर्ग A और माता O बताए तो उनके पुत्र का रक्त क्या होगा, या तो O होगा या फिर A होगा। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच मान स्तर 7.35 से 7.45 होता है। मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। प्रतिजन वह पदार्थ है जो प्रतिपिड यानी एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीपित करता है। प्रतिजन ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षा तंत्र को परिवर्तित करता है। एंटीजेंस की मूल विशेषता है वो प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रक्त प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन में से वह जो संक्रमण से हमारी रक्षा करता है वो डब्ल्यूबीसी। सफेद रक्त कण का मुख्य कारक है वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है लिम्फोसाइट द्वारा। रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी जो निर्मित होता है वो किसके द्वारा, लिम्फोसाइट के द्वारा। मनुष्य के शरीर में लिम्फोसाइट का निर्माण तिल्ली जिसे प्लीहा कहते हैं, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा आदि के द्वारा होता है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध लिम्फोसाइट से है। मानव रक्त की सयानता का कारण रक्त प्रोटीन है। मानव के श्वेत रक्त कणों यानी डब्ल्यूबीसी का व्यास होता है 0.007 मिलीमीटर। उसके बाद है श्वेत रुधिर। रुधिर में श्वेत रक्त कणिका की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में कहते हैं ल्यूकेमिया। अगर रुधिर में श्वेत रक्त कणिका यानी डब्ल्यूबीसी की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो उसे ल्यूकेमिया कहते हैं। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः बनती है अस्थि मज्जा में। डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का विनाश डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में। जहां आरबीसी विनाश हो जाएगा वहीं पे डब्ल्यूबीसी बनेगा। तो दोनों कहाँ होता है, प्लीहा में। रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतः व्यक्त किया जाता है मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में। मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में रक्त ग्लूकोज स्तर का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियां कहलाती है हृदय धमनियां। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजिन को फाइब्रिन में परिवर्तन में भाग लेने वाला एंजाइम थ्रोम्बिन है। वह शारीरिक प्रक्रम जिसे थ्रोम्बिन का संबंध है वो है रक्त जमाव। प्लाज्मा में जल प्रतिशत होता है लगभग 90%। सामान्य व्यक्ति में रक्त के संदर्भ में सही कथन है रक्त में डब्ल्यूबीसी की तुलना में बिंबाणु अधिक होता है। अब है कि कटे हुए स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। कारण दिया है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइडी का कोलाइडी का कण होते हैं। फिटकिरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है अतः रक्त स्कंदित हो जाता है। तो इसमें जो ए दिया हुआ था वो सही है। ए क्या दिया हुआ था कि कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकिरी का उपयोग किया जाता है। ए सही है। आर में दिया है कि रक्त एक कोलाइडी निकाय है जिसमें ऋणावेशित कोलाइड कण होते हैं। फिटकिरी के एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, रक्त स्कंदित हो सकता है। तो आर भी सही है, लेकिन आर जो है एक की सही व्याख्या भी है। क्या है? आर जो है एक ही सही व्याख्या भी है। वह देश जिसके वैज्ञानिक ने एक ऐसा कृत्रिम रक्त बनाया जो ब्रिटेन के प्लास्टिक रक्त की किस्म है, तो वो ब्रिटेन है। वह देश